नमस्कार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का गठन भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसका इतिहास कई दशकों पुराना है और यह सीधे सीधे एक पुरानी पार्टी से जुड़ा हुआ है। आइए इसे आसान भाषा में विस्तार से समझते हैं। बीजेपी की जड़ें भारतीय जनसंघ में हैं, जिसकी स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। अगर आसान भाषा में समझ में आए तो इसका उद्देश्य क्या था? भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, एक मजबूत और एकीकृत भारत बनाना। जनसंघ ने धीरे धीरे राजनीति में अपनी जगह बनानी शुरू की। आपातकाल और जनता पार्टी 1975 से 1977। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया। इस दौरान कई विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। जनसंघ समेत कई पार्टियों ने मिलकर विरोध किया। 1977 में आपातकाल खत्म होने के बाद जनसंघ ने अन्य पार्टियों के साथ मिलकर जनता पार्टी बनाई और चुनाव जीता। जनता पार्टी का टूटना 1980। जनता पार्टी में आंतरिक मतभेद शुरू हो गए, खासकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े मुद्दों पर। परिणाम क्या हुआ? 1980 में जनता पार्टी टूट गई। जनसंघ के नेताओं ने अलग होकर नई पार्टी बनाने का फैसला किया। बीजेपी का गठन 1980। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना हुई। इसके प्रमुख नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी। शुरुआत में बीजेपी ने गांधीवादी समाजवाद को अपनाया, लेकिन बाद में अपनी विचारधारा को मजबूत हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की ओर मोड़ा। शुरुआती संघर्ष की बात करें 1980 से 1989 तक। 1984 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिलीं, लेकिन पार्टी ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत की। उभार और विस्तार 1990 के बाद। 1990 के दशक में बीजेपी का तेजी से विकास हुआ, खासकर राम मंदिर आंदोलन के कारण। 1996, 1998 और 1999 में बीजेपी केंद्र में सरकार बनाने में सफल रही। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004 तक प्रधानमंत्री रहे। आधुनिक बीजेपी 2004 के बाद। 2014 नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। इसके बाद 2019 में फिर से बड़ी जीत। बीजेपी आज भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। बीजेपी का गठन अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह एक लंबी राजनीतिक यात्रा का परिणाम है। यह पार्टी संघर्ष, विचारधारा और नेतृत्व के दम पर आज देश की सबसे प्रभावशाली पार्टी बन गई है। दोस्तों, बात करते हैं अभी लाल कृष्ण आडवाणी की। लाल कृष्ण आडवाणी भारत की राजनीति के एक बहुत बड़े और प्रभावशाली नेता रहे हैं, लेकिन वे कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। इसके पीछे कई ऐतिहासिक और राजनीतिक कारण रहे हैं। आइए इसे आसान भाषा में विस्तार से समझते हैं। 1996 में मौका मिला, लेकिन सरकार नहीं बनी। 1996 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन उस समय गठबंधन अलायंस पूरा नहीं था, इसलिए बहुमत नहीं मिला। इस वजह से सरकार केवल 13 दिन ही चल पाई और प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। उस समय भी आडवाणी जी खुद पीएम नहीं बने, क्योंकि पार्टी ने वाजपेयी को आगे किया। 1998 और 1999 में वाजपेयी को प्राथमिकता। 1998 और 1999 में फिर से चुनाव हुए, तब बीजेपी ने फिर से अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया। कारण क्या था? अगर इसके बारे में समझे तो वाजपेयी जी की छवि ज्यादा मध्यम, मॉडरेट और सभी को स्वीकार्य थी। गठबंधन की राजनीति में वे ज्यादा लोकप्रिय और स्वीकार्य नेता थे, इसलिए आडवाणी जी पीछे रह गए। बाबरी मस्जिद विवाद का असर। बाबरी मस्जिद डेमोलिशन से आडवाणी जी की छवि एक कठोर हार्डलाइन नेता की बन गई। उन्होंने राम रथ यात्रा निकाली थी, इससे वे बीजेपी के मजबूत नेता बने, लेकिन कई पार्टियां और लोग उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करने में हिचकते थे। 2004 के बाद राजनीतिक स्थिति बदल गई। 2004 में बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, बीजेपी कमजोर हो गई। आडवाणी जी का प्रधानमंत्री बनने का मौका और कम हो गया। 2009 चुनाव में हार। 2009 चुनाव में बीजेपी ने लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, लेकिन चुनाव में हार मिली। इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत गई। इससे उनका आखिरी बड़ा मौका भी खत्म हो गया। नई पीढ़ी का नेतृत्व। 2014 आते आते बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को आगे किया। मोदी जी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी। पार्टी ने नए नेतृत्व को प्राथमिकता दी। इस वजह से आडवाणी जी का दौर खत्म हो गया। इस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि पार्टी ने हमेशा वाजपेयी को प्राथमिकता दी।
उनकी छवि गठबंधन के लिए कम स्वीकार्य थी। चुनावी हार मिली और बाद में नए नेता मोदी उभर गए। फिर भी आडवाणी जी को बीजेपी का आधार मजबूत करने वाला सबसे बड़ा नेता माना जाता है। दोस्तों, कई लोग बोलते हैं उम्र के कारण लालकृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। आइए इसको भी विस्तार से समझते हैं। कृष्णा आडवाणी भारत की राजनीति के बहुत बड़े और प्रभावशाली नेता रहे हैं, लेकिन वे प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। उम्र एज इसका एक कारण जरूर था, लेकिन यह अकेला कारण नहीं था। आइए आसान भाषा में समझते हैं। उम्र आगे का असर। जब 2014 का लोकसभा चुनाव आया, तब आडवाणी जी की उम्र लगभग 86 साल थी। राजनीति में उस समय पार्टी एक युवा और ऊर्जावान नेता चाहती थी। इसी वजह से नरेंद्र मोदी को आगे किया गया। नई पीढ़ी को मौका। बीजेपी उस समय नई सोच और नई नेतृत्व शैली के साथ चुनाव लड़ना चाहती थी। नरेंद्र मोदी जी को एक मजबूत, निर्णायक और विकासवादी नेता के रूप में प्रस्तुत किया गया, इसलिए पार्टी ने पीढ़ी परिवर्तन किया। 2009 की हार का प्रभाव। 2009 में आडवाणी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन बीजेपी चुनाव हार गई। इस हार के बाद पार्टी ने 2014 में नई रणनीति अपनाई। पार्टी के अंदर निर्णय, बीजेपी के अंदर भी धीरे धीरे यह तय हो गया कि अब नेतृत्व नई टीम को देना चाहिए, इसलिए आडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में रखा गया। दोस्तों, अगर निष्कर्ष बात करें तो सिर्फ उम्र ही कारण नहीं थी, बल्कि उम्र, 2009 की हार, नई पीढ़ी को मौका और पार्टी की रणनीति, इन सभी वजहों से लालकृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। चर्चा चल रही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2027 में अपना पद छोड़ देंगे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी 2027 तक ही प्रधानमंत्री रहेंगे, ऐसा पक्का तय नहीं है। इसे समझने के लिए भारत की राजनीतिक प्रक्रिया जानना जरूरी है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कैसे तय होता है? भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल सीधे सालों से तय नहीं होता, बल्कि लोकसभा के चुनाव से तय होता है। एक सरकार का कार्यकाल 5 साल का होता है। अभी की सरकार 2024 में बनी का कार्यकाल 2029 तक चल सकता है। अब सवाल उठाता है कि क्या मोदी जी 2027 में पद छोड़ देंगे? दोस्तों, ऐसा कोई नियम नहीं है कि 2027 में उन्हें पद छोड़ना पड़े। अगर सरकार बहुमत में रहती है तो वे पूरा कार्यकाल 2029 तक प्रधानमंत्री रह सकते हैं। बीच में हटना तभी होता है जब सरकार गिर जाए, वे खुद इस्तीफा दें या पार्टी नेतृत्व बदल दे। अगर बीजेपी का 75 साल वाला नियम की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में एक अनौपचारिक नियम माना जाता है कि 75 साल के बाद नेताओं को बड़े पदों से दूर किया जाता है। मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे, लेकिन यह कानूनी नियम नहीं, सिर्फ पार्टी की परंपरा है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि वे 75 के बाद पद छोड़ दें। आगे क्या हो सकता है? 3 संभावनाएं हैं। वे क्या 2029 तक प्रधानमंत्री बने रहें, पार्टी बीच में नया नेता चुन ले, या 2029 चुनाव के बाद नया फैसला हो। अगर निष्कर्ष की बात करें तो 2027 तक ही प्रधानमंत्री रहेंगे, यह तय नहीं है। वे 2029 तक भी रह सकते हैं अगर सरकार और पार्टी उनका समर्थन करती है। अब जानते हैं कि 2029 के बाद भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। यह पूरी तरह चुनाव और पार्टी की रणनीति पर निर्भर करेगा, लेकिन कुछ बड़े संभावित नाम सामने आते हैं। अमित शाह, वर्तमान में देश के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक, बीजेपी के अंदर मजबूत पकड़, प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे बड़े दावेदार माने जाते हैं। मजबूती, संगठन और रणनीति में माहिर योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हिंदुत्व और सख्त छवि के कारण लोकप्रिय, युवा और आक्रामक नेतृत्व। मजबूती, बड़े राज्य का अनुभव और जनसमर्थन। राजनाथ सिंह, अनुभवी और वरिष्ठ नेता, पहले बीजेपी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मजबूती, संतुलित और साफ छवि। नितिन गडकरी, विकास कार्यों के लिए प्रसिद्ध, कई लोग इन्हें काम करने वाला नेता मानते हैं। मजबूती, विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर। विपक्ष से संभावित चेहरे, अगर बीजेपी हारती है तो विपक्ष से भी नेता आ सकते हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस के प्रमुख नेता, गठबंधन इंडिया अलायंस में बड़ा चेहरा। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के नेता, शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल के लिए जाने जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत में प्रधानमंत्री जनता सीधे नहीं चुनती, चुनाव जीतने वाली पार्टी या गठबंधन तय करता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। दोस्तों, निष्कर्ष की बात करें तो 2029 के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा यह अभी तय नहीं है।
लेकिन बीजेपी में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े दावेदार माने जाते हैं। वहीं विपक्ष में राहुल गांधी जैसे नेता चुनौती दे सकते हैं। दोस्तों, यह थी हमारी तरफ से छोटी सी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक भी शेयर करें ताकि हमारा हौसला बढ़े। धन्यवाद।